कई महीने बाद आरती को इतनी फुर्सत मिली कि इत्मीनान से टीवी देखने बैठ सके। यूं भी काम रसायन में टीवी बहुत कम खुलता है। सास बहू वाले सीरियल कोई पसंद नहीं करता। फूहड़ हास्य और बनावटी जीवन वाला कोई धारावाहिक यहाँ किसी को पसंद नहीं। आरती को नेशनल ज्योग्राफी के साथ मगन हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि फोन ने ध्यान बटा दिया। फोन पर अनीता आंटी थीं। आरती बेटा कैसी हो, मम्मी पापा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आंटी, मम्मी पापा तो गांव गए हैं। अरे वो लोग घर पर नहीं हैं? मैं तो तुम्हारे घर के पास ही हूँ, 5-7 मिनट में पहुँच जाऊंगी। मम्मी पापा नहीं भी हैं तो क्या करूँ? मैं तो तुम्हारे घर के लिए ही निकली हूँ। क्या करूँ, तुम्हारी बहन की सखी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। तुम ही सोचो, पूजा के 2 बच्चे हो गए, स्कूल भी जाने लगे और हमारी सुपुत्री शादी के लिए ही हामी नहीं भरती। इसी गुस्से में निकल पड़ती हूँ मैं घर से, कभी कहीं कभी कहीं। आ गई मैं तुम्हारे गेट के पास तक। आरती ने बेमन से टीवी बंद किया और स्वागत के लिए बाहर निकली। अनीता आंटी पधारी तो धारा प्रवाह अपना दुखड़ा रोती रहीं। देख लो बेटा, इस लड़की ने कैसा नाक में दम कर रखा है। अरे दुनिया भरी पड़ी है लड़कियों से, बताओ कोई है हमारी नीरजा जैसी बावली? बबाली भी बावली भी। पहले हम सोचते थे नखरीली है इसीलिए शादी को मना कर रही है, फिर हमें शक हुआ कि शायद इसका किसी के साथ चक्कर होगा, तभी हाँ नहीं कहती, कहीं शादी की बात तक नहीं चलने देती। पूजा को भी तो कई बार बुलवाया मैंने इसे समझाने के लिए, उसके कई दोस्तों को बुलवाया। सोचती थी कहीं से तो भेद खुलेगा, पर क्या भेद खुलता। सबका एक ही कहना कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। सबको जाने क्या पट्टी पढ़ा रखी है नीरजा की बच्ची ने, जो सब उसकी तरफ ही बोलने लगते हैं कि शादी नहीं करना चाहती तो मत करो। अरे ऐसा भी कहीं चलता है? बिना शादी के कैसे रह लेगी कोई लड़की? तुम ही बताओ आरती। आंटी सांस लेने के लिए रुकी तो आरती जल्दी से उठी और लस्सी बनाकर ले आई। आंटी के आगे गिलास रखते हुए बोली, आप लस्सी पीजिए आंटी, तब तक मैं छत से कपड़े उतार लाऊं। वह फोन लेकर छत पर दौड़ी और तुरंत फोन मिलाकर जल्दी जल्दी बोली, पापा मैं मुसीबत में फंसी हूँ, अनीता आंटी आई हैं, वही अपना पुराना रोना लेकर कि नीरजा शादी नहीं कर रही। मैं क्या करूं बताओ, नीरजा दीदी को समझाने जाऊं क्या? कैसी गलत बात है, वे मुझसे बड़ी हैं, मैं उनके निजी जीवन के फैसलों में टांग अड़ाऊंगी। बताइए क्या करूं मैं? छत पर आई हूँ कपड़े उठाने का बहाना करके, ताकि आपसे बात कर सकूं। आरती को फोन पर अपने पिता की धीर गंभीर वाणी सुनाई दी। नहीं बेटा, नीरजा को समझाने की आवश्यकता नहीं, तुम सही सोच रही हो। यदि नीरजा तुमसे कोई सलाह मांगे, तुम्हारी राय पूछे, तभी तुम्हारा बोलना उचित है। तुम्हें इन्हें ही समझाना चाहिए जो तुमसे बेतुकी आस लगा रही हैं। आरती रुआंसी हो गई। पापा मैं इन्हें कैसे समझाऊं? नीरजा दी को समझाना अनुचित तो उनकी माँ को समझाना उचित कैसे होगा, बताइए? पिता का उत्तर आया, आरती बेटा, जो तुमसे बात कर रहा है, तुमसे कोई काम करवाना चाहता है, काम उचित भी नहीं है और वह तुम पर दबाव भी बना रहा है। ऐसी स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा अपना कोई व्यक्तित्व है, अपने विचार हैं, अपना सोचने का ढंग है। तुमसे कोई मनमाने ढंग से काम कैसे करवा सकता है? जिस काम के लिए तुम्हारा विवेक समर्थन नहीं करता, वही काम क्या तुम दूसरे के दबाव में कर लोगी? तुम मनुष्य हो या मिट्टी का लोंदा हो? तुम अगर अपने लिए ही सही नहीं सोच सकती, तब दूसरे के लिए सही कैसे सोच लोगी? आरती अब भी असमंजस में थी। लेकिन पापा मैं उनसे क्या बोलूं? आप बता दीजिए, मैं वैसा ही बोल दूंगी। पापा ने विरोध किया। ना बेटा, मेरे शब्द नहीं दोहराओगी तुम। तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी शब्दावली है, अपनी भाषा है, अपनी बुद्धि है, पढ़ी लिखी लड़की हो। हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं, विचार दिए हैं। शब्द शब्द अनुकरण की आशा न मैं तुमसे रखता और न तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इससे पर निर्भरता बढ़ती है बेटा। आत्मनिर्भर बनो और यही बात समझाओ अनीता जी को
कि नीरजा जैसी बुद्धिमती और आत्मनिर्भर लड़की को तो कम से कम अपने फैसले लेने दें। अपनी बड़ी बेटी धीरजा के साथ जो किया वही छोटी के साथ भी करेंगी। धीरजा की दुर्दशा इसीलिए हुई ना कि उसके माता पिता ने उस पर शादी थोप दी थी। डोली में जाओ तो बाहर अर्थी पर ही निकलो। अरे जीवन की रक्षा तो धर्म है हर व्यक्ति का। भगवान ने पैर दिए हैं चलने के लिए, बेड़ियां पहनने के लिए नहीं। धीरजा अगर अपने से निर्णय लेने लायक छोड़ी होती इन लोगों ने तो वह आज जीवित होती। बेटा, मैंने तुम्हें तथ्य बता दिए, सत्य बता दिया। अब शब्द तुम्हारे होने चाहिए, विचार तुम्हारे होने चाहिए, दृढ़ विचार और कोमल शब्द। जाओ बेटा, जूझो, बाद में फिर फोन करना। अच्छा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने क्या निर्णय लिया और कैसे उस पर कार्य किया। पिता की बातों से पहले तो बेटी का मन घबराया। छोटा रास्ता जो छिन गया था, लेकिन लंबा रास्ता अधिक अनुभवी बनाता है, यह भी उसे पता था। छत से उतरते हुए उसका मन कर्तव्य भाव से भरा हुआ था। उसे देखते ही आंटी ने कहा, अरे बेटा, क्या बहुत सारे कपड़े धुले हैं आज? खूब देर लगा दी तुमने। आरती ने अपनी घबराहट संभालते हुए कहा, हाँ आंटी, कुछ ज्यादा ही हो गए थे। अनीता आंटी चटपट अपने मुद्दे पर आ गईं। वही विषय, वही शिकायतें जो पिछले 10 साल से करती ही जा रही हैं वे नीरजा से। काफी देर सुनने के बाद आरती बोली, आंटी, एक माँ तो चाहती ही है कि उसके हर बच्चे का घर बसे, लेकिन हर बच्चे के अपने अधिकार भी तो हैं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार जैसे सबको है, ऐसे ही नीरजा दी को भी है। पिछले 10 सालों में कभी आपने इतनी सी बात नहीं सोची आंटी। धीरजा दी तो बिल्कुल वैसे ही जीती रहीं जैसा आप चाहती थीं। पर क्या हुआ उनका? आप माँ होकर भी यह तो नहीं समझ पाई ना कि मेरी बेटी के प्राण संकट में है। हो ही गई वे अकाल मृत्यु का शिकार। अगर धीरजा दी विद्रोह करती, मतलब जो कुछ उनके साथ गलत हो रहा था उसका विरोध करती, तो शायद आज वे जीवित होती। आंटी, आपकी बातों से मुझे कभी नहीं लगा कि कुछ खेद, कुछ दुख है इस बात का आपको। देखिए, मरी संतान के लिए तो कुत्ते बिल्ली भी रो लेते हैं, चिड़ियां भी शोर मचा लेती हैं अपने बच्चे खोकर, लेकिन हम तो मनुष्य हैं ना। हमारी विचार शक्ति पशु पक्षियों से अधिक है आंटी। हमें तो उनके बचने की संभावना भी देखनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार ही तो हमारे बच्चों को अनाथ अनुभव नहीं करा रहा। संयत शब्दों में आरती बोलती जा रही थी और अनीता आंटी की गर्दन धीरे धीरे नीचे की ओर झुकती चली जा रही थी। राम